एक बिज़नेस जो वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिज़नेस है और जिसके अंदर में डिसरप्शंस के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं और ये बिज़नेस काफ़ी स्केलेबल भी है और देयर इज़ नो डर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस बिज़नेस। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बिज़नेस के अंदर में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर को हिट करने का एक बड़ा प्रॉफिट पूल है। तो हम आज के इस एपिसोड में वैसे ही एक बिज़नेस का डिस्कशन करेंगे। तो हम बेसिकली बैंकिंग के बिज़नेस की बात कर रहे हैं। बैंकिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो काफ़ी पुराना भी है और उसके स्कोप जो है वो काफ़ी वाइड है। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी साइज़ है वहाँ पे वो भी काफ़ी बड़ी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जो कि बहुत फास्ट ग्रोथ से ग्रो कर रही है और इसके अलावा उसको फाइनेंसिंग की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बैंकिंग के हेल्थ की बात करें तो वन ऑफ द पिंकेस्ट ऑफ हेल्थ में इंडियन बैंक्स हैं आज। अगर उनके एनपीए लेवल की बात करें तो 2.8% से वो फॉल कर 0.6% इन FY24 आ गया है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेट्स है। बैंकिंग एज अ बिजनेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली बैंकिंग एक रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है जहाँ पे उसके साथ आप ग्रोथ को चेस करते हैं। तो कहीं पे भी बैंकिंग में बहुत हाई ग्रोथ एक तरीके का पॉइजन है अगर वो एसेट बैक्ड नहीं है या फिर वहाँ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और बेसिकली ये एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का एक बिजनेस है। वन थिंग दैट इज़ वेरी पिक्यूलियर विद दिस बिजनेस इज़ ये बहुत हाइपर कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। काफ़ी सारे प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव होती है तो लो कॉस्ट प्लेयर जो होते हैं उनके पास एक एडवांटेज रहता है और एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर में मैनेजमेंट का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हु इज़ ड्राइविंग द बिजनेस जो कि उस चेयर पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो हम बैंक्स के कंटेक्स्ट में कासा डिपॉजिट्स जो है वो हम एक लो कॉस्ट जो है उसको एक प्रॉक्सी लेते हैं कि वो परसेंटेज ऑफ ओवरऑल डिपॉजिट बुक कितना है। इसके अलावा मैनेजमेंट्स की जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उसको लेते हैं। अगर हम इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री 60.4% से इंडिया के अंदर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में ग्रोथ हुई है। और अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ की बात करें जो कि अभी चल रहा है FY24, तो वहाँ पे 14% इंडस्ट्री का बैंक रेट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड लोन्स पर्टिकुलरली उस लोन बुक का जो सबसेट है जो इंडिया के अंदर में एडवांसेस बुक है उसके अंदर में गोल्ड लोन बुक का जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट पेस्ड है कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स। तो 20% का वहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है और इसी हाई प्रॉफिट पूल के अंदर में आज का जो हमारा कंपनी है हम उसी प्रॉफिट पूल से डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है और अगर हम गोल्ड जो प्राइमरली देखें तो ऑर्नामेंट्स के पॉइंट के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं और गोल्ड लोन के जो सेगमेंट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज स्पेस है। 63% जो मार्केट है गोल्ड लोन का वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर कंट्रोल करते हैं और ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है वो तकरीबन 37% का मार्केट शेयर रखते हैं। सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स कि आपके पास एक मार्केट शेयर गेन करने की अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम इनएफिशिएंट प्लेयर टू एफिशिएंट प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से। सो अगर हम ऑर्गेनाइज लोन ग्रोथ के मार्केट की बात करें, ऑर्गेनाइज जो गोल्ड लोन है उसके मार्केट की बात करें तो तकरीबन 12% CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो करी है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में। और ये यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली जो मार्केट शेयर है वो बैंक्स के पास है। तकरीबन 75% मार्केट जो है वो बैंक्स कंट्रोल करते हैं इन गोल्ड लोन। इसके अलावा अगर हम मार्केट साइज़ की बात करें AUM बेसिस पे तो तकरीबन 7 लाख करोड़ का ये मार्केट साइज़ करेंटली अभी स्टैंड करता है। सो अगर हम रियल डिफरेंशिएटर की बात करें तो बैंक्स और NBFC जहां 9 to 26% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वहीं पे जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वहां पे 25 to 45% का जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मार्केट जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो तकरीबन गोल्ड लोन का जो मार्केट है वो 79% गोल्ड लोन का डिसबर्सल जो है वो साउथ इंडिया में होता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका ये काफ़ी बड़े मार्केट्स हैं गोल्ड लोन के। एंड ऑब्वियसली कल्चरली लिंक है बिकॉज वहाँ पे गोल्ड का कंजम्पशन इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा होता है। वेस्टर्न इंडिया जो है वो नए मार्केट की तरह इमर्ज कर रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश अभी अगर इसकी बात करें तो तकरीबन 9% ऑफ गोल्ड लोन्स जो है यहाँ पे हैं। बट ये एक फेवरेबल
स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम गोल्ड जो कंपनियाँ हैं, जो गोल्ड लोन की कंपनियाँ हैं, उनके बिज़नेस मॉडल की बात करें तो 2 बिज़नेस मॉडल फॉलो करते हैं। एक ब्रांच मॉडल होता है और एक नॉन ब्रांच मॉडल होता है। नॉन ब्रांच मॉडल ऑब्वियसली न्यू एज फिनटेक्स उसको फॉलो कर रहे हैं, बट NBFCs एंड बैंक्स जो हैं वो ब्रांचेस को यूज़ करके अपने गोल्ड लोन के डिसबर्सल। इसके अलावा रिसेंटली कई बैंक्स ने फिजिकल मॉडल का भी एक एडॉप्शन किया है, जहाँ पे वो फिजिकली भी चीज़ों को कर रहे हैं और साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी अप्रोच है इस इंडस्ट्री को टैप करने की। MSME के ग्रोथ के लिए गोल्ड लोन जो है काफ़ी फेवरेबल फॉर्म है, तो वो एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर है इस सेगमेंट के लिए। अगर हम गोल्ड लोन एज एन इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात करें तो ये डायरेक्टली गोल्ड के प्राइसेस से लिंक्ड है। इस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है, उस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर गोल्ड लोन का जो है डिसबर्सल बढ़ता है, एडवांसेस बढ़ते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ प्रॉक्सी टू प्ले गोल्ड की प्राइसेस। तो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो अक्रॉस द वर्ल्ड लास्ट 2.5 ईयर से चल रहा है, वो अब कहीं सॉफ्टन मोड में जाने के पाथ पे है। कई सेंट्रल बैंक्स ने अभी स्टार्ट भी कर दिया है अपने रेट कट्स करना, और फेड के इंडिकेशंस की बात करें US फेड की, तो उनका भी मानना है कि सितंबर के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के अंदर में कट आएगी। तो इसको लेके गोल्ड की एक काफ़ी पॉजिटिव जो है डिमांड की एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की बात करें तो गोल्ड और डॉलर इंडेक्स इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स के अंदर में लास्ट फ्यू मंथ्स में जो फॉल आई हैं, उसको लेके जो गोल्ड प्राइसेस के अंदर में राइज है, वो ट्रेंड भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएटर्स हैं। इसके पर्टिकुलरली प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कई सेंट्रल बैंक्स जो हैं वेदर इन डेवलपिंग इकोनॉमी और इमर्जिंग इकोनॉमीज काफ़ी ज़्यादा गोल्ड्स की परचेजेस कर रहे हैं। चाइना अकेले का 3% जो है वो गोल्ड जो है वो डिमांड जनरेट करता है। तो ये एक गोल्ड के सस्टेनेबल डिमांड का एक पॉजिटिव ड्राइवर है। अगर हम इंडियन सेंट्रल बैंक के पोजिशनिंग की बात करें तो वहाँ पर भी गोल्ड की काफ़ी परचेजेस हुई हैं। RBI ने काफ़ी सारे गोल्ड्स परचेज किए हैं। इसके अलावा अगर इंडिया के अंदर में जो रिटेल डिमांड है, हाउस होल्ड डिमांड है, उसकी बात करें तो पेनिट्रेशन लेवल जो है इंडिया के अंदर में काफ़ी कम है। अभी भी स्टिल 5.6% का पेनिट्रेशन लेवल है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड लोन्स। तो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज़ जो है वो बैंकों के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर में एक स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ी है। तो हम एक ऐसे प्लेयर के ऊपर इस वीडियो में फोकस करेंगे जो पर्टिकुलरली साउथ इंडिया बेस्ड है, काफ़ी पुरानी बैंक है, माकी जो है प्रोमोटर्स इसको रन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं CSB बैंक की, जो कि केरला बेस्ड बैंक है। ये बैंक जो है ये प्रेमवत्सा ग्रुप जो है फेयरफैक्स होल्डिंग वो इसको रन करती है। तकरीबन 40% का प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है इस बैंक के अंदर में उनकी। और रिसेंटली इस बैंक के अंदर में ब्लॉक डील्स भी हुए थे, जिसके अंदर में कई मार्की बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया था। अमानसा जैसी फंड्स ने इसके अंदर बाइंग करी थी। सो बेसिकली CSB बैंक जो है वो सारे राइट बॉक्सेस टिक करता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ जो हाई ग्रोथ सेगमेंट के अंदर में अपनी पोजीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ जिस ज्योग्राफी के अंदर में मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्रेजेंट होना। अगर हम ब्रांचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस बैंक का तकरीबन 794 ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर में 34% जो है वो केरला के अंदर में है, रिमेनिंग 17% जो है वो तमिलनाडु के अंदर में है, 12% जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर में है, एंड तकरीबन 7% का जो प्रेजेंस है वो कर्नाटका के अंदर में है। सो अगर हम बैंक के लोन बुक की बात करें, टोटल आउटस्टैंडिंग बुक की बात करें, तो तकरीबन 50% जो लोन बुक का पार्ट है वो गोल्ड लोन्स है, 23% के आसपास का रिटेल लोन्स है, तकरीबन 13% के आसपास का SME को लोन्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक का गोल्ड लोन के अंदर में पर्टिकुलरली जो एसेट क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। 0.33% का GNPA है इस बैंक का इन गोल्ड लोन्स। और ओवरऑल अगर हम इस बैंक के GNPA की बात करें तो तकरीबन 1.68% है, और जो NNPA है वो 0.68% है। तो एसेट क्वालिटी के टर्म्स में काफ़ी अच्छी पोजीशन है इस बैंक की। इसके अलावा अगर हम LTV की बात करें तो रेगुलेटरी एज वी नो की रेगुलेटरी जो RBI की तरफ से है कि 75% LTV से ज़्यादा गोल्ड लोन पे हो नहीं सकता है। सो गोल्ड लोन का बिजनेस जो है बेसिकली एक शॉर्ट
शॉर्ट टेनर बिजनेसेस हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बैंक जो है अपने पूरे लोन बुक पे तकरीबन 11.6% के आसपास का यील्ड जनरेट करती है, और अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो 4.4% का है, जो कि 5.4% से फॉल किया है। बेसिकली ड्यू टू रेगुलेटरी रीज़न और होलसेल बुक के अंदर में रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से मार्जिन्स काफ़ी डेंट हुए हैं इस बैंक के पास्ट 1 ईयर्स के अंदर में। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि बैंकिंग का बिजनेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी लो होना चाहिए यहाँ पे टू कम्पीट विद पीयर्स, जहाँ पे आप पे प्रॉफिटेबल ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। तो इस बैंक के अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें तो तकरीबन 6.1% के आसपास का कॉस्ट ऑफ फंड है इस बैंक का। इसके अलावा ये बैंक काफ़ी वेल फंडेड है। अगर हम बैंक के कैपिटल एडुकेसी रेशियो की बात करें तो तकरीबन 23.6% के आसपास का बैंक का अपना कैपिटल एडुकेसी रेशियो है। डिपॉजिट मिक्स की अगर हम बात करें तो कासा जो है वो बैंक का 24% के आसपास का है। सो ये सारे जो फैक्टर हैं वो बैंक्स के अगर फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक्स का ROA जिस तरीके से कम हुआ है पास्ट 1 ईयर्स के अंदर में 1.7% से वो 1.2% का फॉल हुआ है, तो उसकी वजह से बैंक्स के वैल्यूएशंस के अंदर में भी सॉफ्टनिंग हुई है। तो ये वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर हम चीज़ों को देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छी स्कोप बनती है फॉर री रेटिंग। अब हम बैंक्स के विज़न की बात करते हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं, ग्रोथ प्लान्स की बात करते हैं। तो बैंक्स का जो अपना 2030 का विज़न है उसमें बैंक अपने आप को FY26 तक पैन इंडिया प्रेजेंस को होता हुआ देख रही है। इसके अलावा 2030 तक बैंक अपने आप को मिड साइज्ड स्केल पे बनाने का जो उनका प्लान है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेड करता है फॉर ग्रोथ ऑफ द बैंक। इसके अलावा अगर हम बैंक के ग्रोथ प्लान्स की बात करें जिस तरीके से मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है तो तकरीबन 8 to 20% का ग्रोथ वो एसेट साइड में देख रहे हैं, और मार्जिन जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 4.5% टू 4.8% के रेंज में देख रहे हैं फॉर द फुल ईयर FY25। तो अगर बैंक्स के वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये बैंक काफ़ी चीपली ट्रेड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक मल्टीपल। बैंक जो है 1.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है ऑन TTM बेसिस, और प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे अगर हम बात करें तो 10x का मल्टीपल है, जो कि बहुत ही चीप है इस पूरे एक्सपेंसिव मार्केट में। तो ये एक पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो काफ़ी सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं इस बैंक के साथ, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स की सॉफ्टनिंग हो रही है, या जिस तरीके से अक्रॉस द ग्लोब इंटरेस्ट रेट साइकिल का जो पाथ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी सॉफ्टनिंग के तरफ जा रहा है, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं जो कि एक गोल्ड का डिमांड क्रिएट कर रही हैं, जहाँ से सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी काफ़ी सारे डिमांड्स आ रहे हैं। तो इन सारे पर्सपेक्टिव को अगर हम समराइज़ करें तो CSB बैंक एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव CSB बैंक जो है वो काफ़ी एक अट्रैक्टिव बेट है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है, एंड अपसाइड इज ऑल ओपन। दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर CSB बैंक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे।